हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। ये दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम यूपी टेट 2026 के सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है, ये हमारी चौथी क्लास है। अगर आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिए। हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। आइए हमारा पहला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा पहला है दोस्तों कि भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। इसमें से भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी है झारखंड में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है उड़ीसा में। तो जो हमारा ऑप्शन ए है भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है। आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? स्लेट शैल, संगमरमर, ग्रेनाइट। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी है शैल, अवसादी शैल का ये उदाहरण है। हमारी जो चट्टानें होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित या रूपांतरित शैल। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। आप लोग बताइए दोस्तों इसका क्या हो सकता है? हमारा जो ऑप्शन ए है सूर्य की ओर, ऑप्शन बी है सूर्य से दूर, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व की ओर। तो उच्छल तारे की पूंछ जो सदैव होती है वो ऑप्शन बी सूर्य से दूर होती है। जो उच्छल तारा होता है वह सूर्य के समीप जब जाता है तो ऊष्मा के कारण वह अपने आप में एक पूंछ का निर्माण कर लेता है जो कि सूर्य से हमेशा विपरीत दिशा में रहता है, जिससे कि हम ऑप्शन डी हमारा सही है कि उच्छल तारे की पूंछ सदैव सूर्य से दूर होती है। प्रश्न नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? समपनति घाटी, नतीलंब घाटी, हॉकबैक, ग्रोविन। तो चौथा का जो हमारा ऑप्शन डी है ग्रोविन, ग्रोविन जो है वह भ्रंश घाटी से संबंधित है। ग्रोवेन एक जर्मनी भाषा का शब्द है। जो हमारा ग्रोवेन है यह एक जर्मनी भाषा का शब्द है। इसे हम द्रोणी या भ्रंश घाटी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5वां क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए है आटाकामा, ऑप्शन बी है अरबिया, ऑप्शन सी है गोबी और ऑप्शन डी है कालाहारी। तो जो हमारा 5 नंबर का प्रश्न आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। वो भी एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है बल्कि यह एक ठंडा रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 6, तापक्रम विलोमता का अर्थ। यहाँ पर हमें तापक्रम विलोमता का अर्थ पूछा है। बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो दोस्तों इसका जो हमारा ऑप्शन बी है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, जबकि हमारा सामान्य वास्तविक रूप में होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे जो तापक्रम होता है वह घटता जाता है, परंतु यहाँ पर हमसे उसका उल्टा पूछा गया है, विलोमता पूछा गया है। तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम ये उसका उल्टा होगा, जबकि वास्तविकता ये होती है कि तापक्रम घटता जाता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर और गोविंद सागर। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष 1952 में, 1955 में, 1957 में, 1960 में। आप लोग सोचिए दोस्तों इसका क्या हो सकता है? जो हमारा प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 17 क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन ए है शंकरी प्रसाद के मामले में, ऑप्शन बी है सज्जन सिंह के मामले में, ऑप्शन सी है गोलकनाथ के मामले में और ऑप्शन डी है केशवानंद भारती के मामले में।
तो जो हमारा ऑप्शन डी है, केशवानंद भारती के मामले में यह सिद्धांत दिया गया था। प्रश्न नंबर 18 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 200 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 213। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है अनुच्छेद 200। प्रश्न नंबर हमारा 19 क्या है उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है। भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन बी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन डी है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो सकता है? प्रश्न नंबर 19 का जो हमारा ऑप्शन बी है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, अर्थात निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य इनके निर्वाचन में शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर हमारा 20 क्या है कि कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और जापान। जो दक्षिण से इसमें कुल 8 सदस्य देश शामिल हैं। इसकी जो स्थापना होती है वह 1985 में होती है। इसमें जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसमें पूछा गया कौन सा सदस्य शामिल नहीं है, कौन सा देश। तो हमारा 20 नंबर का जो डी है, इसमें जापान शामिल नहीं है। जबकि इसमें जैसे भारत हुआ, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान, ये जो 8 सदस्य हैं ये इसमें शामिल है, जबकि जापान शामिल नहीं। प्रश्न नंबर 21 क्या है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद के कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, डॉक्टर मोती चंद्र, डब्ल्यू.जी. आर्चर। तो जो हमारा 21 का ऑप्शन ए है, आनंद के कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 32 है, लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से, चित्रकला से, आधुनिक कला से या प्रागैतिहासिक कला से? तो जो लोक कला का संबंध है वह क्षेत्रीय कला से है। प्रश्न नंबर 23, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं ज्यामितीय आकारों से बने डिजाइन को, वर्ग में बने डिजाइन को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन बी है, ज्यामितीय आकारों से बने डिजाइन को हम ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या है? एकड़ का संबंध किस राज्य से है? एकड़ का अर्थ क्या होता है? रंगोली, रंगोली अर्थात चित्रकला। तो जो एकड़ है या रंगोली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र से है या उत्तराखंड से है? तो जो 24 का हमारा ऑप्शन डी है, उत्तराखंड से इसका संबंध है। प्रश्न नंबर 25, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? 22, 13, 12, 9। बताइए दोस्तों इसका क्या हो सकता है? तो जो हमारा 25 का ऑप्शन ए है, 22। प्रश्न नंबर 26 क्या है कि हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो ऑप्शन हमारा है 12, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 11। तो जो हमारा ऑप्शन प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए है, कुल 12 होते हैं। इनकी संख्या जो शुद्ध स्वर होते हैं, जो परिवर्तित नहीं होते, अपने स्थान पर अस्थायी रहते हैं, उन्हें हम शुद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है और जो विकृत स्वर होते हैं इनकी संख्या 5 होती है। दोनों मिलाकर 12 स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 27, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? धमार, तराना, ध्रुपद, ख्याल। जो चार ताल का प्रयोग ऑप्शन सी है, ध्रुपद के साथ किया जाता है। ध्रुपद को मतलब ध्रुपद के गीत गाने में हमें फेफड़े और कंठ पर अधिक बल देना पड़ता है। प्रश्न नंबर 28, क्या है कि इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? अर्थात तबला को बजाने वाले को हम तबला वादक कहते हैं। इनमें से हमसे नहीं पूछा है। पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, रामदास शर्मा, अहमद जान तिलकवा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए है, पंडित किशन महाराज या तबला वादक नहीं है। प्रश्न नंबर 29 क्या है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में हुआ, बॉम्बे में हुआ,
या फिर कलकत्ता में हुआ, और ऑप्शन डी है हमारा मद्रास में हुआ। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन दिल्ली में होता है। कब होता है? सन 1985 में। प्रश्न नंबर 30, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? राधा कृष्ण ने, प्लेटो ने, रूसो ने, स्वामी विवेकानंद ने? तो जो 30 का हमारा ऑप्शन बी है, स्वामी विवेकानंद ने इस मत को प्रस्तुत किया है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 31, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को, 29 अगस्त को, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को? तो बताइए इसका क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रश्न हमारा 31 का जो ऑप्शन बी है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 32 क्या है? योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ जो योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि भरत, महर्षि नारद, महर्षि पतंजलि, महर्षि देवदत्त? जो इनमें से हमारा ऑप्शन सी है, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या है कि जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? धान, सोयाबीन, मक्का, जई? तो जो हमारा ऑप्शन सी है, मक्का, जीन नामक प्रोटीन जीन से संबंधित है। मक्का एक ऐसी फसल है जो तीनों ऋतु में, खरीफ में, रबी में और जायद तीनों में उगाई जा सकती है। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोयाबीन का राज्य भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 34 है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? गिर, जर्सी, सिंधी, थारपारकर? तो जो हमारा ऑप्शन डी है, थारपारकर, ये दुकाजी नस्ल की, अर्थात ये दूध भी देती है और मतलब खेत में काम करने युक्त बैल भी उत्पन्न करती है। प्रश्न नंबर 35, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9, 12, 15 और 22? तो बताइए दोस्तों, 35 का प्रश्न आपके सामने है। 35 का जो हमारा ऑप्शन सी है, 15, भारत को कुल 15 जलवायु कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 36 है, केंद्रिक बीज की संतति है प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणित बीज और पंजीकृत बीज? जो हमारा 36 का ऑप्शन ए है, प्रजनक बीज। प्रश्न नंबर 37, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है हैदराबाद में? ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है भोपाल में और ऑप्शन डी है हमारा लखनऊ में? तो जो 37 का ऑप्शन बी है, लखनऊ में केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 38 के तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 38 क्या है कि मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, सॉरी, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है केला है, जामुन है, माल्टा है, बेल है? तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, माल्टा एक मार्मलेड बनाने की सबसे उपयुक्त फल होता है। प्रश्न नंबर मार्मलेड अर्थात वही मुरब्बा बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 39 क्या है कि केंद्रीय अर्थात प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, मैसूर में और लखनऊ में? तो जो हमारा 39 का प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर सी है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। आइए आगे चलते हैं। हमारा 40 क्या कहता है कि केसर प्राप्त किया जाता है। केसर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कलिका से, पत्ती से, पुष्पवर्ती काग्र से या बाह्य दल पुंज से? तो जो हमारा 41 का प्रश्न नंबर सी है दोस्तों कि पुष्पवर्ती काग्र से केसर प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 42 क्या है कि मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? आपने तो हड्डियां सुनी होंगी 206, यहाँ पर पसलियां पूछा गया हमसे। 22, 26, 24 और 28? तो 42 का जो हमारा ऑप्शन सी है, मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती है। प्रश्न नंबर 43 क्या है? टीएबी का टीका किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? ये बचपन में लगता है, जैसे बीसीजी का टीका, टीएबी का टीका, टीटी का टीका, तो तपेदिक से, डिप्थीरिया से, मियादी बुखार से, काली खांसी से? तो जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों,
मियादी बुखार से बचने के लिए डीएपी का टीका लगाया जाता है। ये सभी क्या रोग गंदे पानी के द्वारा फैलता है? प्रश्न नंबर हमारा 44 क्या है कि अंतरराष्ट्रीय रोग दिवस किस अंतरराष्ट्रीय एक योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को, 20 जून को, 25 जून को या फिर 28 जून को? तो जो 44 का हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 45 क्या है कि किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है? कलफ अर्थात जानते हैं आप लोग माड़ी, जो हम जैसे कपड़ा खरीदते हैं उसमें माड़िक नहीं होती, जैसे सूती वस्त्रों में अधिक माड़िक होता है। तो ऊनी वस्त्रों में, सूती वस्त्रों में, रेशमी वस्त्र में, नायलॉन में। तो कलफ कहाँ में ज्यादा होता है? सूती वस्त्रों में अधिक होता है। प्रश्न नंबर हमारा 46 है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव और वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी के जो हमारे लेखक है ऑप्शन बी पाणिनि। महाभारत के रचयिता वेद व्यास, रामायण के रचयिता वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 47 क्या है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? उदयभद्र, महापद्मनंद, शिशुनाथ या फिर कालाशोक? तो बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी? तो कुल मिलाकर बौद्ध संगीति 4 हुई थी। पहली बौद्ध संगीति, दूसरी, तीसरी और चौथी ये अलग अलग राजा के शासनकाल में हुई थी। जैसे कि पहली जो बौद्ध संगीति है यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी जो है वह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी जो है यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी जो है यह कनिष्क के शासनकाल में संगीति हुई। तो हमसे यहाँ पर दूसरी पूछा है, तो दूसरी किसके? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। जो हमारा ऑप्शन डी है ये सही है दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 48 है। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था आगरा में, फतेहपुर सिकरी में, दिल्ली में और सिकंदरा में? तो जो हमारा प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन बी है, फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 49 क्या है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ पर हमसे वर्ष पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर हमारा 49 का जो सी है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। और ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा होती है। प्रश्न नंबर हमारा 50 क्या है कि इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और सूर्य सेन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों, सूर्य सेन जो है वह काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, जबकि ये तीनों तीनों मुख्य रूप से संबंधित, जिन्हें की फांसी भी हो गई थी। प्रश्न नंबर 51 हमारा है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी? तो दीन ए इलाही की स्थापना करने वाले जो है वह अकबर हैं। कब करते हैं ये? 1582 ईस्वी में करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 52 क्या है? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन के, स्कंदगुप्त के? तो हाथ से ह्वेनसांग, हाथ से हर्षवर्धन। तो जो हमारा हर्षवर्धन है वही सही है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। प्रश्न नंबर 53 क्या है कि इन बादशाहों में से कलंदर किसे कहा जाता है? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को? तो दोस्तों जो हमारा 53 प्रश्न का ऑप्शन ए है, बाबर को कलंदर कहा जाता है। इनकी उदारता के लिए इन्हें कलंदर कहा जाता था। प्रश्न नंबर 54 क्या है? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था, कैनिंग था, मिंटो था या फिर मेयो था? तो जो हमारा 54 का ऑप्शन ए है, बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर था वह लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। प्रश्न नंबर 55 क्या है? कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? कुंवर सिंह बैरकपुर, जगदीशपुर, अवध और बिठूर? तो जो हमारा ऑप्शन बी है, कुंवर सिंह जो थे वह जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता था कुंवर सिंह को। प्रश्न नंबर, क्योंकि ये बहुत वीर पुरुष थे।
प्रश्न नंबर जो हमारा 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? विश्व का राजनैतिक मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो हमारा ऑप्शन सी है, ग्लोब। अब प्रश्न नंबर हमारा 57 है कि भारतीय भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है भ्रमण विधि, वार्तालाप विधि, कहानी विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो 57 का ऑप्शन ए है, भ्रमण विधि भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रेखा चित्रों से, रूढ़ चिन्हों से, वर्णमाला के। ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, ऑप्शन डी है थीमेटिक मानचित्रों द्वारा। तो जो हमारा 58 का बी है, रूढ़ चिन्हों के द्वारा मानचित्र को अत्यधिक विस्तार पूर्वक समझा जा सकता है। प्रश्न नंबर हमारा 59 क्या है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिम नदी द्वारा, पवन द्वारा, सागरीय तरंग द्वारा। तो जो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों, यू आकार की घाटी हिम नदियों के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 60 और हमारा आखिरी प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? सिडनी है, मेलबर्न है, कैनबरा है, ब्रिस्बेन है। तो जो हमारा इनमें से ऑप्शन बी है दोस्तों, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो दोस्तों ये हमारा 60 प्रश्न, तो ये हमारे 60 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके क्या क्लास कैसी लगती है। हमारी ये श्रृंखला ऐसी चले जिसमें हम 2011 से लेकर 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। आप